गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्म पे हमने फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही और अधिक डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिसे ट्रैक की गई सनलाइट या सन की जो एनर्जी है उस पर लगभग समस्त प्राणी जगत अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर करता है। परंतु लाइट के इस रोल को या प्लांट्स की ग्रोथ में लाइट के रोल को बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अध्ययन नहीं किया गया था, इसे अधिक महत्व प्राप्त नहीं हुआ था। 17वीं शताब्दी तक लगभग यही माना जाता था कि प्लांट्स अपना समस्त न्यूट्रिशन सॉइल से प्राप्त करते हैं। बाद में यद्यपि वाटर का भी इसमें रोल एस्टेब्लिश किया जा गया। सर्वप्रथम स्टीफेन हेल्स द्वारा स्टीफेन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, इनके द्वारा 1727 में सजेस्ट किया गया कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन न सिर्फ सॉइल से परंतु एयर से भी प्राप्त करते हैं और समहाउ लाइट इसमें रोल प्ले करती है। तो लाइट की तरफ पहली बार ध्यान स्टीफेन हेल्स के द्वारा आकर्षित किया गया था। निकोलस डी सॉसर द्वारा 1804 में एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि प्लांट्स लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और डार्क में या अंधकार में इसके विपरीत या रिवर्स प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी डिमॉन्स्ट्रेट करा कि इस प्रक्रिया में वाटर का रोल रहता है, वाटर अपना रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है और वाटर का रोल प्ले कर रहता है इस प्रक्रिया में, ये जाकर 1804 में एस्टेब्लिश हो पाया था। इसके पश्चात 1864 में जूलियस सैक्स ने सबसे पहले यह डिमॉन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस का उत्पादन ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स होते हैं। अल्टीमेटली लगभग 19th सेंचुरी तक आते आते फोटोसिंथेसिस पे कई अध्ययन हो चुके थे और एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में यह माना जाने लगा था कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करके उससे ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया में जल को ग्रहण किया जाता है और लाइट इसमें एक एनर्जी सोर्स के रूप में कार्य करती है और एक जनरल एक्सप्रेशन में फोटोसिंथेसिस को CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का बनना और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन दर्शाया जाने लगा था। अर्थात फोटोसिंथेसिस के में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करके ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यह तथ्य लगभग 19th सेंचुरी तक एस्टेब्लिश हो पाया और यह माना जाने लगा कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन केवल लाइट की प्रेजेंस में ही प्राप्त करते हैं। अर्थात फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, लेकिन डार्क में यह प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं और वाटर के साथ इससे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं, लेकिन डार्क की स्थिति में या अंधकार की स्थिति में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। ब्लैकमैन के द्वारा
1905 में प्लांट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले कारकों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और ब्लैकमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाला। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसे Q10 से हम डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन की रेट का उससे 10 डिग्री कम टेम्परेचर पर उस रिएक्शन के होने की रेट का जो रेशियो होता है उसे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन at a given temperature divided by rate of reaction at 10 degree lower temperature। सामान्य रूप से वे रिएक्शंस जो कि फोटोकेमिकल होती हैं, अर्थात जो लाइट पर निर्भर है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए Q10 का मान यूनिट होता है या 1 होता है। अर्थात यदि टेम्परेचर हम 10 डिग्री कम कर देंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कम नहीं होती है, वह स्थिर रहती है क्योंकि वह लाइट पर निर्भर है, टेम्परेचर पे नहीं है। यदि कोई रिएक्शन प्योरली केमिकल रिएक्शन है तो ऐसे रिएक्शन के लिए Q10 का मान 2 से 3 के बीच में आता है। अर्थात यदि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है तो हम यदि 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, कम हो जाएगा, लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। ब्लैकमैन ने अलग अलग कंडीशंस में फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 का मान ज्ञात किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यदि वेल इल्यूमिनेटेड कंडीशन हो, अर्थात लाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और सफिशिएंट अमाउंट में CO2 प्रेजेंट है, CO2 भी पर्याप्त मात्रा में है और लाइट भी पर्याप्त मात्रा में यदि उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 का मान हमेशा 2 से 3 के बीच में आता है। यदि प्रकाश पर्याप्त मात्रा में, लाइट पर्याप्त मात्रा में है और CO2 भी पर्याप्त मात्रा में है तो Q10 का मान 2 से 3 के बीच में आता है। इस ऑब्जर्वेशन से यह सिद्ध है कि फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत केमिकल रिएक्शंस संपन्न हो रही है। दूसरा, यदि लो लाइट इंटेंसिटी हो तो ऐसी स्थिति में फोटोसिंथेसिस के लिए Q10 का मान हमेशा 1 आता है। लाइट इंटेंसिटी लो होने पर Q10 का मान 1 आता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस में कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कार्य कर रही है। ब्लैकमैन के अनुसार फोटोसिंथेसिस में 2 प्रकार की रिएक्शन है। एक ऐसी रिएक्शन जो कि कंप्लीटली फोटोकेमिकल है और क्योंकि यह लाइट पर निर्भर कर रही है, इसलिए यदि हम लो लाइट इंटेंसिटी प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में यह एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह से, लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह से कार्य करती है और इस कारण से जो Q10 का मान है वो हमें 1 प्राप्त होता है और इस रिएक्शन पर ही Q10 का मान बेसिकली निर्भर करता है। लेकिन यदि हम लाइट पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं तो Q10 का मान 2 से 3 के मध्य आने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस में कोई केमिकल रिएक्शन भी हो रही है। लाइट इंटेंसिटी पर्याप्त होने के कारण लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर नहीं है और ऐसी स्थिति में
टेम्परेचर को परिवर्तित करने पर यह केमिकल जो रिएक्शन है उसके प्रभावित होने के कारण Q10 का मान 2 से 3 के मध्य आता है। तो ब्लैकमैन ने पहली बार एक तथ्य फोटोसिंथेसिस के बारे में रखा कि फोटोसिंथेसिस यद्यपि लाइट में होने वाली प्रक्रिया है, लाइट अनिवार्य है फोटोसिंथेसिस के लिए, परंतु लाइट में संपन्न होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में कोई ऐसी प्रक्रिया भी संपन्न हो रही है जिसके लिए लाइट अनिवार्य नहीं है। और क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए लाइट अनिवार्य नहीं है, इसलिए इस प्रक्रिया को नाम दिया गया डार्क रिएक्शन। ब्लैकमैन के द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के आधार पर फोटोसिंथेसिस में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है जो लाइट पर निर्भर है, इस रिएक्शन को कहा गया लाइट रिएक्शन। और वह रिएक्शन जो कि लाइट पर निर्भर नहीं कर रही उसे डार्क रिएक्शन कहा गया। डार्क रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, जबकि लाइट रिएक्शन इस प्रकार से एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लाइट और डार्क रिएक्शन दो प्रकार की रिएक्शंस का होना सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने अध्ययन किया। इसके पश्चात वार्बर्ग के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की ऑब्जर्वेशंस प्राप्त की गई। वार्बर्ग द्वारा 1919 में किए गए इन एक्सपेरिमेंट्स को इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट्स जो कि वार्बर्ग द्वारा 1919 में किए गए। वार्बर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट लाइट कंडीशंस में फोटोसिंथेटिक यील्ड को ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि यदि हम लाइट को हम शॉर्ट इंटेंस फ्लैशेस में देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में लाइट को देते हैं, तो हमें जो फोटोसिंथेटिक यील्ड प्राप्त होती है वह फोटोसिंथेटिक यील्ड यदि हम उसी इंटेंसिटी की लाइट को लगातार एक साथ दें तो हमें यील्ड कम प्राप्त होगी। अर्थात यदि शॉर्ट फ्लैशेस में लाइट दी जाए, शॉर्ट इंटेंस फ्लैशेस दिए जाए, शॉर्ट इंटेंस फ्लैशेस देने से मतलब है कि हमने निश्चित इंटेंसिटी की लाइट प्लांट को उपलब्ध कराई। इसके पश्चात हमने कुछ समय के लिए उस लाइट की अवेलेबिलिटी को रोक दिया और अगेन हमने वह लाइट वापस से प्लांट को प्रदान करी। अर्थात एक निश्चित टाइम इंटरवल के लिए हमने उसे लाइट तो दी, लेकिन यह जो लाइट दी है हमने उसे टुकड़ों टुकड़ों में दी है। तो यदि हम इस तरीके से शॉर्ट फ्लैशेस में लाइट को देते हैं तो हमें जो फोटोसिंथेटिक यील्ड प्राप्त होती है, इस फोटोसिंथेटिक यील्ड को वार्बर्ग ने कंपेयर किया कि यदि इस लाइट को हम कंटिन्यूअस एक साथ इसी लाइट को यहाँ जो फ्लैशेस दिए हैं जितने जितने टाइम के लिए दिए, उनका जो टोटल टाइम है उतने टोटल टाइम के लिए हम इस लाइट को कंटिन्यूअसली यदि देते हैं तो हमें यहाँ जो फोटोसिंथेटिक यील्ड प्राप्त होती है। इसको कैलकुलेट करा। इन दोनों कंडीशन में कि जब फोटोसिंथेटिक यील्ड को कंपेयर किया जाता है तो जो फ्लैशेस के या टुकड़ों में हमने लाइट दी है, इस स्थिति में फोटोसिंथेटिक यील्ड हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, जबकि यदि यही लाइट हमने कंटिन्यूअस दी तो फोटोसिंथेटिक यील्ड हमें कम प्राप्त होती है। इस ऑब्जर्वेशन को वार्बर्ग के द्वारा इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया कि फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन है और एक अन्य रिएक्शन डार्क रिएक्शन है। यह दोनों रिएक्शंस इस प्रकार से हैं कि लाइट रिएक्शन जो कि ब्लैकमैन के अनुसार एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, यह रिएक्शन लाइट में ही संपन्न हो सकती है। लाइट इसके लिए एसेंशियल है। डार्क रिएक्शन जो कि ब्लैकमैन के अनुसार एक केमिकल रिएक्शन है, यह रिएक्शन डार्क में संपन्न होती है,
परंतु डार्क इसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है। यह रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में भी होती रहती है। साथ ही वार्बर्ग के अनुसार लाइट रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वह डार्क रिएक्शन में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए डार्क रिएक्शन लाइट पर निर्भर है। साथ ही लाइट रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन है, जबकि डार्क रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन होती है। क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस लाइट दिए जाने पर यह रिएक्शन स्पीडली संभव नहीं हो पा रही और इस कारण से हमें फोटोसिंथेटिक यील्ड कम प्राप्त होती है। जबकि शॉर्ट फ्लैशेस में यदि हम लाइट देते हैं तो लाइट रिएक्शन स्पीडली संभव हो गई और इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि यह डार्क रिएक्शन में काम में आ रहे हैं, तो यह डार्क रिएक्शन धीरे धीरे से ही लाइट और डार्क दोनों पीरियड्स में हो रही है और अल्टीमेटली इस कारण से हमें फोटोसिंथेटिक यील्ड कंटिन्यूअस लाइट देने की अपेक्षा शॉर्ट इंटेंस फ्लैशेस देने पर ज़्यादा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ब्लैकमैन और वार्बर्ग के द्वारा किए गए प्रयोगों के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार से रहे। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस में दो प्रकार की रिएक्शंस हैं। फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन और सेकेंड है डार्क रिएक्शन। सेकेंड जो लाइट रिएक्शन है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जबकि डार्क रिएक्शन यह केवल प्योरली केमिकल रिएक्शन होती है। थर्ड, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट है। फोर्थ, लाइट रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होती है, जबकि डार्क रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के लिए लाइट एसेंशियल है, यह केवल लाइट में हो सकती है, जबकि डार्क रिएक्शन लाइट और डार्क दोनों ही कंडीशंस में हो सकती है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रक्रिया है उसे एक जनरल फॉर्मूला CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O प्लस ऑक्सीजन इसके द्वारा डिनोट किया जाता था और यह माना जाता था कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है यह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का एक जो बेसिक फॉर्मूला रहता है CH2O, यहाँ पर माना गया कि कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन जो है यहाँ वाटर के साथ यूनाइट होकर के कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ पर इवॉल्व की जा रही है। हिल नामक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करें, उन्होंने ग्राउंड अप लीफ से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट करके इन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को वाटर की प्रेजेंस में इलिमिनेट करा। उन्होंने आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को वाटर की प्रेजेंस में एलिमिनेट करा या लाइट कंडीशंस प्रदान करी, तो उन्होंने क्या पाया कि यदि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है तो वह हाइड्रोजन एक्सेप्टर
रिड्यूस हो जाता है। हिल के द्वारा किए गए कार्य में उन्होंने पाया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को यदि वाटर की प्रेजेंस में एलिमिनेट करा जाए और कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाता है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर का ऐसी कंडीशन में रिडक्शन हो जाता है, अर्थात इसे हाइड्रोजन प्राप्त होती है और साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हिल ने इसे सिद्ध किया कि वाटर के मॉलिक्यूल के लाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएशन के द्वारा ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वह एक्सेप्टर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अर्थात फोटोसिंथेसिस में मुक्त होने वाली जो ऑक्सीजन है वह कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त नहीं होती, बल्कि इसका सोर्स वास्तव में वाटर होता है। वाटर के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, जबकि हाइड्रोजन किसी भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। इसके पश्चात आर्नल्ड नामक साइंटिस्ट के द्वारा इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में आगे कार्य किया गया और आर्नल्ड ने पाया कि यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो भी हैं यह हाइड्रोजन एक्सेप्टर प्लांट में वास्तव में NADP मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में NADP कार्य करते हैं और यहाँ क्लोरोप्लास्ट को यदि हम NADP अवेलेबल कराएं तो वाटर के डिसोसिएशन होने के कारण यह NADPH फॉर्मेशन करते हैं और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हिल और आर्नल्ड के प्रयोगों से लाइट रिएक्शन के संदर्भ में यह तथ्य सामने आता है कि क्लोरोप्लास्ट को लाइट अवेलेबल कराने पर वाटर का हाइड्रोलाइसिस होकर के ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और वाटर के जिनसे मुक्त हुए जो हाइड्रोजन आयंस हैं वह NADP के द्वारा ग्रहण करके NADP रिड्यूस होता है और इस प्रकार से लाइट रिएक्शन में मेन जो कार्य हुआ वह है वाटर का डिसोसिएशन अर्थात हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकेंड रिडक्शन ऑफ NADP एंड थर्ड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। साथ ही आर्नल्ड ने बाद में यह भी प्रूव करा कि लाइट रिएक्शन हमेशा प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड वाले रीजन में संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड्स में होती है जबकि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि विभिन्न फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थाइलेकॉइड्स में उपस्थित होते हैं, जबकि स्ट्रोमा में किसी भी प्रकार के पिगमेंट्स नहीं पाए जाते, जबकि एंजाइम्स पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में पाए जाने वाले विभिन्न एंजाइम्स डार्क रिएक्शन को संपन्न करने में सहायक होते हैं, जबकि थाइलेकॉइड में पाए जाने वाले पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करके लाइट रिएक्शन को संपन्न करते हैं। अब यदि लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड्स में संपन्न हो रही है तो यह रिएक्शन थाइलेकॉइड्स में किस प्रकार से होती है, लाइट किस प्रकार से ट्रैप की जाती है, उससे कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। लाइट को ट्रैप करने का कार्य करते हैं थाइलेकॉइड्स में पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का अध्ययन किया था। कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जब लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो ऐसी स्थिति में अपनी एक बैलेंस्ड एनर्जी स्टेट से वह एक्साइटेड स्टेट में आता है। सामान्य रूप से ग्राउंड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल जब होता है तो उसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिटल में स्थित होते हुए घूर्णन गतियाँ करते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं। ग्राउंड स्टेट में यह इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में पाए जाते हैं और पेयर में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं और इस कारण से जो मॉलिक्यूल होते हैं
वो अपनी स्टेबल स्टेट में बने रहते हैं। लेकिन यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा लाइट एनर्जी ग्रहण की जाती है तो वह एक्साइटेड स्टेट में आता है। पिगमेंट्स के लिए एक्साइटेड स्टेट्स 3 तरीके की संभव होती हैं। सबसे बैलेंस एनर्जी की स्टेट है, उसे हम ग्राउंड स्टेट कह रहे हैं। इससे हायर एनर्जी की स्टेट ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। ट्रिपलेट स्टेट से हायर एनर्जी की स्टेट फर्स्ट सिंगलेट स्टेट कहलाएगी और हाईएस्ट जो स्टेट रहती है एनर्जी की वह सेकेंड सिंगलेट स्टेट कहलाती है। तो पिगमेंट्स में 3 प्रकार की एक्साइटेशन स्टेट्स पॉसिबल है, ट्रिपलेट स्टेट, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट और सेकेंड सिंगलेट स्टेट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट है वो एनर्जी ग्रहण करता है तो ऐसी स्थिति में इन 3 में से किसी एक स्टेट में वह जा सकता है। लाइट जैसा कि हम जानते हैं फोटॉन्स के रूप में ट्रैवल करती है और हर फोटोन की जो एनर्जी है वह क्वांटम के द्वारा डिनोट की जाती है। किसी भी लाइट फोटोन की जो क्वांटम एनर्जी है इसे हम hν या hc/λ के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। न्यू यहाँ पर प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है, c वेलोसिटी लाइट की और लैम्डा वेवलेंथ है, तो और h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली किसी भी फोटोन की क्वांटम एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर निर्भर करती है। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्लू लाइट कम वेवलेंथ की लाइट होती है और जैसे जैसे हम रेड लाइट की ओर मूव करते हैं वह हायर वेवलेंथ की लाइट होती है। इस कारण से ब्लू लाइट का जो क्वांटम होगा उसकी एनर्जी हाई होगी और रेड लाइट की वेवलेंथ अधिक होती है, इस कारण से उसकी क्वांटम एनर्जी भी कम होती है। जब लाइट एनर्जी किसी भी पिगमेंट मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो पिगमेंट मॉलिक्यूल के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा यह एनर्जी ग्रहण की जाती है। एट ए टाइम एक मॉलिक्यूल लाइट का एक क्वांटम ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यदि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने यदि ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करी तो उसे अधिक एनर्जी मिलेगी और वह अपनी ग्राउंड स्टेट सेकेंड सिंगलेट स्टेट जो कि हायर एनर्जी की स्टेट है उसमें पहुंच सकता है यदि इसे ब्लू लाइट प्राप्त हुई है। लेकिन यदि रेड लाइट ही प्राप्त होती है यह इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के केवल फर्स्ट सिंगलेट स्टेट को ही प्राप्त करेगा। रेड लाइट या ब्लू लाइट जो भी लाइट प्राप्त हुई अल्टीमेटली उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। ये हायर एनर्जी स्टेट बहुत अनस्टेबल स्टेट होती है और वापस से अपनी इस एनर्जी को रिलीज करके एक स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है और इस एनर्जी को रिलीज करके वापस स्टेबल स्टेट में आने में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट टाइप के पाथवेज ले सकता है। फर्स्ट थिंग सेकेंड सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में रिटर्न हो और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है यह एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज की जाती है। क्या सेकेंड यहाँ फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की तरफ भी आ सकता है और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज की जाती है वह फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होती है। वापस बैलेंस स्टेट में आने के लिए हीट के फॉर्म में या फ्लोरेसेंस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज कर सकता है और स्टेबल स्टेट में आ सकता है। इस कार्य में बहुत ही कम टाइम लगता है और यह जो टाइम है यह 10⁻⁻⁹ सेकेंड का ही टाइम होता है। कभी कभी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट को प्राप्त करता है तो उसके स्पिनिंग रिवर्स डायरेक्शन में होने लगती है। ऐसी स्थिति में रिवर्स स्पिनिंग वाला इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ ग्राउंड स्टेट में लौटता है तो एक जैसे स्पिनिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, इस कारण से उसका यहाँ ग्राउंड स्टेट पे आना पॉसिबल नहीं।
पाता। रिवर्स स्पिनिंग में यदि इलेक्ट्रॉन आ गया है तो ऐसी स्थिति में वह ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा और हायर एनर्जी स्टेट में ही ट्रैप हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वह इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी रिलीज करके यहाँ ट्रिपलेट स्टेट में प्राप्त होगा। सिंगलेट स्टेट से कुछ एनर्जी रिलीज करके यहाँ ट्रिपलेट स्टेट को प्राप्त करता है। यह जो इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में आ गया है हायर एनर्जी स्टेट है यह भी, लेकिन सिंगलेट स्टेट की अपेक्षा कुछ लोअर एनर्जी है। यह इलेक्ट्रॉन वापस से सिंगलेट स्टेट में जा सकता है और अब इसकी स्पिनिंग अगेन रिवर्स होकर के प्रारंभिक स्पिनिंग प्राप्त कर सकता है और फ्लोरेसेंस के द्वारा दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या यह इलेक्ट्रॉन यही ट्रिपलेट स्टेट में अपनी स्पिनिंग चेंज करके वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है और ऐसी स्थिति में अपनी एनर्जी को फॉस्फोरेसेंस के रूप में रिलीज करता है। फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में डिफरेंस केवल इतना रहता है कि यहाँ जो एनर्जी का रिलीज हो रहा है, यह एनर्जी का रिलीज यदि बहुत कम समय में ही हो जाता है, जैसे यहाँ बताया 10⁻⁻⁹ सेकेंड में ही, तो उसे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। लेकिन यदि एनर्जी के रिलीज करने में टाइम लगता है तो हम उसे फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। यहाँ फॉस्फोरेसेंस में फ्लोरेसेंस की अपेक्षा 10⁻³ सेकेंड का टाइम अतिरिक्त लगता है। तो इस प्रकार से लाइट एनर्जी को ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट जाएगा या एक्साइटेड स्टेट में आएगा और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने पर यह अपनी एनर्जी को हीट के फॉर्म में, फ्लोरेसेंस के फॉर्म में या फॉस्फोरेसेंस के फॉर्म में रिलीज करता है। इस सारी प्रक्रिया में सिंगलेट स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने पर यह जो एनर्जी रिलीज की जाती है, ये इस एनर्जी को फोटोकेमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। फॉस्फोरेसेंस या हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज की जा रही है, यह एनर्जी लाइट रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने में या फोटोकेमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू करने में यूजफुल नहीं होती, लेकिन सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यह एनर्जी फोटोकेमिकल रिएक्शन को संपन्न करने के लिए काम में दी जाती है। फोटोसिंथेसिस में जो भी पिगमेंट्स एक्साइटेड स्टेट में आए हैं, वे अपनी एनर्जी को अल्टीमेटली एक रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर करते हैं। रिएक्शन सेंटर एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है। यह एनर्जी रेजोनेंस के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। रेजोनेंस के द्वारा एनर्जी के ट्रांसफर करने के लिए दो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं। फर्स्ट, जो भी मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दे रहा है, जिसने लाइट से एनर्जी ग्रहण करी और वह आगे अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को हम डोनर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो एनर्जी ग्रहण कर रहा है वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। तो जरूरी है कि डोनर मॉलिक्यूल जिस एनर्जी को दे रहा है, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी सक्षम हो। इसके लिए आवश्यक है कि डोनर मॉलिक्यूल का फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ओवरलैप करना चाहिए। दूसरा, रेजोनेंस के फॉर्म में यदि एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो विभिन्न पिगमेंट मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होने चाहिए, जिससे कि एनर्जी का ट्रांसफर सफल हो सके। एनर्जी का ट्रांसफर रेजोनेंस के द्वारा सफल हो, इसके लिए पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का लैमेलीज के अंदर एक विशेष प्रकार का अरेंजमेंट पाया जाता है। विभिन्न पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। इस अरेंजमेंट में लगभग 200 से 300 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, लगभग 50 कैरोटीन मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स का समूह जो कि अपनी एक्साइटेशन एनर्जी को रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर कर रहा होता है, इस पूरे समूह को फोटो सिस्टम कहा जाता है।
इस प्रकार से थैलेकॉइड्स में विभिन्न फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के समूह पाए जाते हैं जो कि रेजोनेंस के द्वारा अपनी एनर्जी किसी निश्चित एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर सकते हैं और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को रिएक्शन सेंटर कहते हैं और इस समूह को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। यह फोटोसिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं और लाइट एनर्जी को NADP के रिडक्शन में और ATP के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, इसे हम अगले टर्न पे देखेंगे। थैंक यू।